Good morning, students. Welcome to Shanti Kunj online classes. Children, you all know that in history we are studying chapter 1, The French Revolution, और जिसको हिंदी में बोलेंगे फ्रांसीसी क्रांति। और बेटा इसमें हमने लास्ट ऑनलाइन क्लास में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। बच्चों हमने पढ़ा कि जो प्राचीन राजतंत्र था उसके अंतर्गत फ्रांसीसी सम्राट अपनी इच्छा से कर नहीं लगा सकता था, टैक्स नहीं लगा सकता था और इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाकर नए करों पर अपने प्रस्तावों की सहमति लेनी पड़ती थी। तो बच्चों जो फ्रांसीसी सम्राट था लुई सोल्वे, उसने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई और इसमें जो प्रतिनिधि थे उनकी मेज़बानी के लिए वर्साय में एक आलीशान जो भवन था उसको सजाया गया और उसमें पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बैठे हुए थे और तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े हुए थे। अब जो तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व जो था वो इन पहली और दूसरी स्टेट की अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग था, है ना। और बेटा तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व जो लोग कर रहे थे वो अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित थे। किसानों, महिलाओं और जो कारीगर थे उनका इस बैठक में, इस सभा में प्रवेश प्रतिबंधित था, यानी कि मतलब उन्हें इस बैठक में आने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए करीब 40,000 पत्रों के द्वारा उनकी शिकायत और मांगों की सूची बनाई गई जिसे जो प्रतिनिधि थे वो अपने साथ लेकर गए। बेटा स्टेट जनरल के नियम के अनुसार हर वर्ग को केवल एक वोट देने का अधिकार था। इस बार भी लुई सोल्वे ने इसी नियम का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा की हुई थी, लेकिन तीसरे वर्ग के जो लोग थे, तीसरे वर्ग का जो प्रतिनिधि कर रहे थे, उन लोगों ने मांग रखी कि इस बार पूरी सभा से मतदान कराया जाना चाहिए जिससे हर एक नागरिक को एक मत देने का अधिकार होगा। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, नहीं माना, तो तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। और बच्चों तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अपने आप को पूरे फ्रांसीसी समाज का क्या करते, और बेटा तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अपने आप को पूरे फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्सेल्स के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं होगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। और जिस समय नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में लगी हुई थी, व्यस्त थी, उस समय पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। मतलब पूरे फ्रांस में आंदोलन छिड़ा हुआ था। कड़ाके की ठंड और ओलों के कारण फसल नष्ट हो गई, साथ ही जो पाव रोटी की कीमतें थी वो आसमान छू रही थी और जो बेकरी मालिक थे
वो इस स्थिति का लाभ उठाते हुए जमाखोरी में जुटे हुए थे। और बच्चों, बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतजार के बाद जो महिलाएं थी वो बहुत गुस्सा हो गई और गुस्से में उन्होंने दुकानों पर क्या बोल दिया, धावा बोल दिया। और दूसरी ओर सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया और जो भीड़ थी वो बहुत क्रोधित थी। उस क्रोधित भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नष्ट कर दिया। बच्चों, फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी ऐसी ही बहुत तनावपूर्ण बनी रही, जबकि लुई सोल्वे जो था उसने संविधान पर सिग्नेचर कर दिए थे, लेकिन प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से जो दूसरे पड़ोसी देश थे, उनके जो शासक थे वो भी बहुत चिंता में थे, बहुत चिंतित थे। इसलिए सन 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने क्या किया, इन्होंने सेना भेजने की योजना बनाई। लेकिन जब तक इस योजना को अमल में लाया जाता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। युद्ध की घोषणा कर दी कि युद्ध होगा अब, है ना। और प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए इकट्ठा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता के आक्रोश के रूप में लिया। बच्चों, क्रांतिकारी युद्धों के कारण आम जनता को बहुत ही ज़्यादा कठिनाई झेलनी पड़ी, बहुत आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा। पुरुषों के मोर्चे पर चल जाने के बाद घर और परिवार की रोजी रोटी की सारी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर आ गई थी, है ना। और देश की जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को ऐसा लग रहा था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि 1791 में संविधान से केवल अमीरों की ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। और बेटा, जैकोबिन क्लब के सदस्य जो थे वो मुख्य रूप से समाज के कम समृद्ध क्षेत्रों से आते थे। इनमें छोटे दुकान और कारीगर, उदाहरण के लिए जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई आदि करने वाले नौकर व दिहाड़ी मजदूर थे। और उनका जो नेता था वो था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कारागारों की तरह, और बेटा जैकोबिनों को सोकुलात के नाम से जाना जाता था। ये जो सोकुलात के पुरुष थे ये लाल रंग की टोपी पहनते थे जो स्वतंत्रता की प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की इजाज़त नहीं थी। अब बच्चों, जब पाव रोटी की कीमतें आसमान छूने लगी तो 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई ना। तो 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिया के महल पर धावा बोल दिया और राजा के रक्षकों को भी मार डाला, और जो राजा था उसको कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में जो असेंबली थी उसने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया और नए चुनाव कराए गए 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, उन सभी को मतदान करने का अधिकार प्राप्त था। और बेटा,
लुइस सोल्वे को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। जल्द ही उसकी रानी एंतोइनेट का भी यही हर्ष हुआ। और इस समय बच्चों सभी लोगों को, चाहे वो अमीर हों, गरीब हों, स्त्री हों या पुरुष हों, सबको मतदान करने का अधिकार दे दिया गया था, वोट करने का। बच्चों जब चुनाव हुए, चुनाव के बाद जो नवनिर्वाचित असेंबली बनी उसको कन्वेंशन का नाम दिया गया और इस नवनिर्वाचित असेंबली ने 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। और जो लुई सोल्वे था उसको न्यायालय ने देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी और 21 जनवरी 1793 को उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई और यही हर्ष उसकी रानी का भी हुआ। बच्चों सन 1793 से 1794 तक का जो काल था उसको आतंक का युग कहा जाता है और इस टाइम नेतृत्व जो था वो रोबेस्पियर ने किया था ना? और रोबेस्पियर ने नियंत्रण और सजा आदि देने की बहुत ही सख्त नीति अपनाई। गणतंत्र के जो भी शत्रु थे उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया, है ना? क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया और अगर न्यायालय उन्हें दोषी घोषित करता था, अगर उन्हें दोषित पाता था तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था, यानी कि मौत के घाट उतार दिया जाता था। गिलोटिन जानते हो बच्चों? गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते एक आरे वाली मशीन थी जिस पर अपराधी का सिर रखकर धड़ से अलग कर दिया जाता था और उस मशीन का नाम इसके जो आविष्कारक थे डॉक्टर गिलोटिन, उनके नाम पर पड़ा था। रोबेस्पियर का मानना था कि सख्त नियंत्रण और दंड की नीति अपनाकर गणतंत्र की स्थापना और उसकी रक्षा करना उचित है। लेकिन बच्चों वहीं दूसरी ओर डेरमोलिन्स का मानना था कि जो स्वतंत्रता है वो सुख, शांति, विवेक, समानता और न्याय है। उसके अनुसार किसी को नुकसान पहुंचाए बिना समानता और न्याय का पालन करना ही स्वतंत्रता है। नेपोलियन बोनापार्ट का युग। बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म अगस्त 15, 1769 को कोर्सिया द्वीप के नगर एजासियो में हुआ था। इनके पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट और माता का नाम लेतिजिया रमोलिनो था। बेटा नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी सेना का सेनापति, एक महान सुधारक और आधुनिक फ्रांस का निर्माता था। नेपोलियन ने सन 1799 से 1804 तक फ्रांस में कई महत्वपूर्ण सुधार किए और 1804 में वो फ्रांस का सम्राट बन बैठा। इसके बाद नेपोलियन ने सन 1805 में ऑस्ट्रिया, सन 1806 में प्रशा और सन 1807 में रूस को हराकर अपनी शक्ति को चरम शिखर पर पहुंचा दिया। अब उसने व्यापार निषेध नियम लागू कर इंग्लैंड को निशाना बनाया, लेकिन अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति के कारण वो असफल रहा। अंत में यूरोप के मित्र राष्ट्रों ने संगठित होकर नेपोलियन को सन 1813 में लिप्जिंग में हराया। फिर भी भारी जन समर्थन के कारण वो फिर से सत्तासीन हो गया और बच्चों सन 1815 में मित्र राष्ट्र ने वाटरलू नामक जगह पर नेपोलियन को फिर से पराजित कर दिया, हरा दिया।
अंत में 5 मई 1821 को सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासन में उसकी मृत्यु हो गई। बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सभी बच्चे जितना हमने आज पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।